हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में सदियों से खेती की एक प्राचीन परंपरा रही है। आज भी भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है ये कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कृषि एक जमीन से जुड़ी हुई क्रिया है जो खाद्यान्नों को पैदा करती है। इसके अतिरिक्त खेती जो है विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। आगे यहाँ पर कृषि के प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है यहाँ पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार का मतलब ये है कि जो प्राचीनतम औजार हैं, जो कि आज से लगभग 400-500 साल पहले जो औजार इस्तेमाल होते थे या फिर हजारों साल पहले जो औजार इस्तेमाल होते थे, जैसे कि लकड़ी के हल हैं, दाऊ हैं और खुदाई करने वाली छड़ी है, इनकी मदद से खेती की जाती है और इसमें श्रम के रूप में परिवार या फिर समुदाय श्रम की मदद ली जाती है। तो ऐसे करके ये लोग खेती करते हैं। इस प्रकार की जो खेती होती है ये प्राय मानसून पर, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर और फसल उगाने के लिए जो अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं इनकी उपयुक्तता पर ये निर्भर करती है। यानी यहाँ पर ये लोग किसी प्रकार की सिंचाई वगैरह नहीं करते हैं। ये खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है और ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है उसके अकॉर्डिंग जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उन पर यह खेती निर्भर करती है। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ही कर्तन ध्यान प्रणाली कृषि है। कर्तन ध्यान प्रणाली के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, जंगल के एक टुकड़े को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है और जो आग लगाने से इन पेड़ पौधों की जो राख निकलती है उसको ये लोग इस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए और यहाँ पर अपने खाद्यान्न वाली फसलें उगाते हैं। जब तक इस मिट्टी में उपजाऊपन रहता है तब तक ये लोग यहाँ पर खेती करते हैं और जैसे इन्हें लगता है कि यहाँ का उपजाऊपन खत्म हो गया है, वैसे ही ये स्थान को छोड़कर नए स्थान की तलाश में निकल जाते हैं और वहां पर भी यही सेम पद्धति अपनाते हैं। तो इसी वजह से इसको जो है कर्तन ध्यान प्रणाली कृषि कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार की खेती में जो किसान हैं वो उर्वरक या फिर अन्य जो आधुनिक तकनीक हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की जो खेती में उत्पादकता जो होती है वो बहुत कम होती है। यानी यहाँ पर इनके खाने लायक, इनके परिवार लायक ही अनाज उग पाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अनाज जो है बहुत ज़्यादा उग जाए जिसे हम मार्केट में बेच सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर केवल इनके लायक ही, इनके परिवार के लायक ही अनाज की पैदावार हो पाती है। देखिए, देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की जो खेती है, कर्तन ध्यान प्रणाली वाली जो कृषि है, इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं आपके, इनमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहां पर इसको जूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको देप्पा, दहिया या फिर बेवर कहा जाता है। उड़ीसा में इसको पामा डाबी या कोमान या बरिंगा। राजस्थान में इसको वात्रा या वाल्ले या वाल्ट्रे। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या फिर पेंडा। मेघालय में इसको बोगमा। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी। झारखंड में इसको कुरवा। हिमालयी क्षेत्र में इसको खिल। इसके अलावा अन्य देशों में जैसे कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा। वेनेजुएला में इसको कोनको। ब्राजील में इसको रोका। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। देखिए, ये जो सभी नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं कि जूम खेती को भिन्न भिन्न स्थानों पर किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। कम से कम आपको 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में इनको किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। इसके बाद है आपकी गहन जीविका कृषि। देखिए, इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसलिए यहां पर किसान कोशिश करते हैं कि भूमि से अधिक पैदावार हासिल कर लें। तो यह जो खेती होती है श्रम गहन खेती होती है, यानी इसमें अत्यधिक श्रम लगता है और अधिक उत्पादन के लिए यहाँ पर अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। यानी यहाँ पर ये लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हैं, इसके अलावा सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग करते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। लेकिन यहाँ पर इन क्षेत्रों में चूंकि जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है और भूमि जो है कम है, तो यहाँ पर वैकल्पिक रोजगार ना होने की वजह से ये लोग भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ की फसल जो है यानी चावल जो है यहाँ की मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में यहाँ पर ये लोग गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन उगाते हैं। गहन निर्वाह कृषि जो है ये दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के जो सघन जनसंख्या वाले इलाके हैं, सघन जनसंख्या वाले जो मानसूनी क्षेत्र हैं, वहां पर प्रचलित है।
तीसरे नंबर पर आपकी है वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। देखिए, इस प्रकार की खेती के जो मुख्य लक्षण हैं, इनमें आधुनिक निवेशों जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले जो बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशकों का प्रयोग है, इनसे उच्च पैदावार प्राप्त करना है। यानी वाणिज्यिक खेती में क्या करते हैं, जो आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे कि आधुनिक निवेश में ये लोग अधिक पैदावार वाले जो आपके प्रसंस्कृत बीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, जिनसे कि उच्च पैदावार हो सकती है, इन सबका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि वाणिज्यिक कृषि में भी जो कृषि का वाणिज्यीकरण है, इसका स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल जो है एक वाणिज्य की एक फसल है। चूंकि हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र ये चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर सिंचाई के दम पर चावल की खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है चावल एक वाणिज्य की फसल है। लेकिन अगर उड़ीसा में बात करें, क्योंकि उड़ीसा की जो बहुसंख्यक आबादी है उसका मुख्य आहार चावल ही है, तो उड़ीसा में चावल जो है एक जीविका फसल है। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण है इसका स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग हो सकता है। देखिए, रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है, और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में केवल एक ही फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि जो है व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। यानी इसमें अत्यधिक पूंजी लगती है और अत्यधिक श्रम भी लगता है, तो ऐसे करके खेती की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन जो है उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी यहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। रोपड़ कृषि में उत्पादन जो है बिक्री के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है, तो इसलिए यहाँ पर उत्पादन जो है बिक्री के लिए होता है। इसलिए रोपड़ खेती के विकास में परिवहन और संचार साधन जो है इस उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी परिवहन और संचार साधन जो है इसको बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पर परिवहन और संचार साधनों का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे यहाँ पर सस्य प्रारूप के बारे में बात की गई है, यानी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात की गई है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं, इनमें रबी, खरीफ और जायद हैं। रबी फसलों की बात करें तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और इन्हें ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल से जून के बीच में इनको काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों ये कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो इनमें गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए ये जो राज्य हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा है ये इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के सीजन में उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो उस वर्षा की वजह से इन रबी फसलों को लाभ मिलता है और इनसे इनके पैदावार में, इनके उत्पादन में वृद्धि होती है। खरीफ फसलें जो हैं ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर के मध्य में ये काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर का मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन शामिल हैं। यानी ये सभी खरीफ की फसलें हैं। गन्ने की बात करें तो गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, लेकिन गन्ना जो है एक खरीफ की फसल है। चावल की बात करें तो चावल की खेती जो है मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, यानी विशेष करके कोंकण तटीय क्षेत्र जो हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। यानी जिन क्षेत्रों में जल की अत्यधिक उपलब्धता है वहां पर चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा कुछ सिंचित क्षेत्र भी हैं, तो सिंचित क्षेत्रों में आपके पंजाब और हरियाणा आ जाते हैं जहां पर चावल की खेती सिंचाई के दम पर की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो ये बोई जाती हैं। देखिए, ओस शरतकालीन है, अमन जो है शीतकालीन है और बोरो ग्रीष्मकालीन है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों को उगाया जाता है, उनकी खेती की जाती है। आगे यहाँ पर मुख्य फसलों के बारे में बात की गई है, यानी मेजर क्रॉप्स के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर की वजह से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। देखिए, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा
चावल खाता है और हमारा देश जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी दुनिया में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ की फसल है और इसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए, तो वहां पर इसकी खेती की जाती है। हालांकि कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के दम पर इसको उगाया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी या राजस्थान के कुछ हिस्सों में चावल की खेती सिंचाई के दम पर की जाती है। चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो यहां पर आगे वही चीज बताई गई है कि नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। इसके बाद है आपका गेहूं। देखिए, गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं एक रबी की फसल है। इसको उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। देखिए, इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ये दो मुख्य भारत में रीजन हैं जहां पर गेहूं की पैदावार की जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग ये गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्यों में आते हैं। तीसरे नंबर पर आपके हैं आपके मोटे अनाज। तो देखिए, ज्वार, बाजरा और रागी जो हैं भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। हालांकि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, अत्यधिक मात्रा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। ज्वार की बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह फसल जो है वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने की वजह से इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा की बात करें तो बाजरा जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जो है इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी जो है रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। चौथी फसल है आपकी मक्का। देखिए, मक्का एक ऐसी फसल है जिसको खाद्यान्न और जानवरों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मक्का एक खरीफ की फसल है जो 21 सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का जो है रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत में किस राज्य में मक्के की खेती रबी की सीजन में भी की जाती है, तो बिहार राज्य में की जाती है। नहीं, बिहार जैसे राज्य में मक्का जो है रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पांचवें नंबर पर आपकी दालें आ जाती हैं। देखिए, दालों के मामले में भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। शाकाहारी खाने में दालें जो है सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, यानी कि दालें प्रोटीन की सबसे अच्छी सोर्स मानी जाती हैं। तुर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना ये भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। इन दालों के लिए बहुत ज़्यादा हमें सिंचाई करने की, बहुत ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगा सकते हैं। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जो हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फसलों का आवर्तन का मतलब क्या होता है कि पहले हमने कोई फसल ऐसी बो दी जो कि नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा उपभोग करती है। तो देखिए, पहले अगर हमने नाइट्रोजन गहन फसल कोई बोई है जो कि जमीन से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन जिसने खींच ली है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई दलहनी फसल या फिर जो फलीदार फसलें होती हैं उनको उगाते हैं जिससे कि मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए। तो इसको फसलों का आवर्तन कहते हैं। तो दालों को मुख्यतः जो है फसलों के आवर्तन के तौर पर बोया जाता है जिससे कि मिट्टी की उपजाऊपन जो है ये बना रहे। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा जो अन्य खाद्यान्न फसलें हैं उनमें गन्ना आ जाता है। देखिए, गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है और यह फसल 21 सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान
और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसे जो है अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी ज्यादा शारीरिक श्रम की इसमें आवश्यकता भी होती है। ब्राजील के बाद विश्व में भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि सबसे ज्यादा विश्व में गन्ने का उत्पादन ब्राजील में होता है और सेकंड नंबर पर फिर भारत का नंबर आता है। देखिए, गन्ना चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा जो है ये गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सेकंड नंबर पर अब आपका है तिलहन यानी ऑयल सीड्स। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोरिया, जिसको रेपसीड भी कहा जाता है, इसके उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, धिनौला, अलसी और सूरजमुखी ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। देखिए, तिलहन फसलें वो फसलें बोली जाती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो इसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, धिनौला, अलसी और सूरजमुखी ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर जो तिलहन फसलें हैं वो खाद्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी तिलहन फसलें भी हैं जिनका उपयोग हम लोग अन्य उद्योगों में भी करते हैं। जैसे इनके बीजों का इस्तेमाल साबुन, प्रसाधन, इन श्रृंगार का सामान बनाने और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। मूंगफली की बात करें तो देखिए, मूंगफली एक खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। यानी हमारे यहाँ पर जितनी भी तिलहन वाली फसलें की जाती हैं उनमें लगभग आधा उत्पादन जो है अकेले मूंगफली का है। गुजरात जो है मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 है, तो गुजरात राज्य जो है मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों जो है ये रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल है, दोनों ऋतुओं में इसको बोया जाता है। देखिए, थर्ड नंबर पर अब आपका है चाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाय जो है चीनी मूल का पौधा है। इसको चाइना से अंग्रेज लेकर आए थे और भारत में इसका रोपण अंग्रेजों ने आरंभ किया था। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ठ यानी कि गर्म, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की जो बौछारें हैं ये इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। देखिए, चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी इसमें बहुत ज्यादा श्रम लगता है। आपने देखा होगा तभी जो महिलाएं होती हैं इसकी पत्तियों को चुनती रहती हैं, पीछे इस तरह की डलियां लगी होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा श्रम लगता है। तो चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की जो पहाड़ियां हैं, इसके अलावा तमिलनाडु और केरल ये प्रमुख हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारतीय चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में स्थित है। देखिए, कई बार पूछा गया है कि भारतीय चाय बोर्ड कहां पर स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। चौथे नंबर पर अब आपका है कॉफी या फिर कहवा। हमारे देश में कॉफी जो है आरंभ में यमन से लाई गई थी और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई। कर्नाटक में बाबा बूदन पहाड़ियां हैं, तो वहां से इनकी खेती की शुरुआत हुई थी और आज भी इसकी खेती जो है नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। भारत में कॉफी या फिर कहवा की 2 किस्में अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती हैं। रोबस्टा किस्म की कॉफी का उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। कॉफी बोर्ड जो है भारत के बंगलुरु में स्थित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे चाय बोर्ड के बारे में आपसे पूछा गया, वैसे ही कॉफी बोर्ड के बारे में पूछा जाता है कि भारत में कॉफी बोर्ड कहां पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद वियतनाम आता है, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, फिर इथियोपिया, फिर होंडुरास का नाम आता है और इसके बाद भारत आता है। तो भारत दुनिया के कॉफी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी भारत दुनिया में जो है कॉफी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 6 नंबर पर भारत आता है। 5वें नंबर पर आपकी बागवानी फसलें आ जाती हैं।
बागवानी फसलों में आपकी सब्जियों से लेकर फल फूल ये सब शामिल हैं। तो भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत जो है उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनन्नास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, इन सब की विश्व भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी यहाँ पर उन क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं जहाँ पर कुछ कुछ फलों की खेती ज़्यादा की जाती है या फिर प्रमुख रूप से ये फल वहीं पर उगाए जाते हैं, तो उनके यहाँ पर नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है आपकी अखाद्य फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनको हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो अखाद्य फसलों में आपका रबड़ आ जाता है। देखिए, रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसको उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको उगा सकते हैं। इसको जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। यानी कि रबड़ की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। सेकंड नंबर पर आपकी हैं रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन में कपास, जूट और सन ये मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं, और चौथा जो रेशम है, रेशम जो है कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कपास। देखिए, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास जो है एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद सेकंड नंबर आता है, दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के जो सुस्तर भाग हैं, ये दक्कन पठार के जो शुष्क भाग हैं, इन भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कपास जो है अच्छी तरह से काली मिट्टी में उगता है। इसी वजह से जो दक्कन का पठार है, ये कपास उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। देखिए, कपास जो है खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से लेकर 8 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो हैं, ये कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगला रेशा है जूट। देखिए, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वर मिट्टी में उगाई जाती है। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है, तो वहां पर ही इसकी खेती की जाती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जो हैं, ये जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी जो दस्तकारी की वस्तुएं, इन्हें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, वर्तमान समय में इसकी उच्च लागत की वजह से जो कृत्रिम रेशे हैं, उनका इस्तेमाल पैकिंग सामग्री में हो रहा है। जैसे खास करके नायलॉन की कीमत काफ़ी कम है। इसी वजह से नायलॉन की कीमत कम होने की वजह से बाजार में जूट की डिमांड कम हो रही है और नायलॉन की डिमांड बढ़ रही है। आगे यहाँ पर प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की बात की गई है। इन खेती में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। हालांकि उस समय खेती की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय में खेती में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया। अंग्रेजों ने केवल और केवल लगान की वसूली की। इसी वजह से खेती बहुत ज़्यादा बंजर हो रही थी। लेकिन फिर भी हमारे देश की उस समय अधिकांश जनसंख्या रोजगार न होने के अभाव की वजह से खेती पर ही निर्भर थी। तो आज़ादी के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन होता है, नई सरकारों ने अपने स्तर से तमाम प्रयास किए हैं कि कैसे भी करके खेती की गुणवत्ता में सुधार आए। हालांकि वर्तमान समय में भी अगर आप लोग देखेंगे तो आज भी हमारे देश की लगभग 60% आबादी जो है खेती पर ही निर्भर है, लेकिन जीडीपी में खेती का योगदान बहुत ही कम है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है कि सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान जो हैं खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की जो प्राकृतिक उर्वरता है, इसी पर निर्भर हैं। आज़ादी के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब ये है कि किसी का मान लीजिए खेत 4-5 जगह बिखरा हुआ है, 4-5 जगह किसी के खेत के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन सबको मिलाकर एक बड़ा टुकड़ा तैयार कर देना, इसको चकबंदी कहा जाता है।
तो जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता इसमें दी गई। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था और भूमि पर पुश्तैनी अधिकार की वजह से यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में भूमि पर पुश्तैनी अधिकार होता है, यानी पिता के बाद उसके बेटों को भी भूमि मिलती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 4 बीघा जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, तो जब वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ये जमीन उसके बेटों में बंट जाएगी। तो यहाँ पर उसके बेटों के हिस्सों में कितनी जमीन आएगी? 1-1 बीघा आएगी। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि भूमि पर पुश्तैनी अधिकार होने की वजह से यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के लिए कानून तो बने, लेकिन इनको अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया, क्योंकि इनको लागू करने के लिए ढील दी गई थी। 1960 और 70 के दशक की अगर हम बात करें तो इस समय भी सरकार ने फिर से नए प्रयास किए। भारत सरकार ने पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की। हालांकि इन रणनीतियों का जो प्रभाव है ये कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति आपकी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक ही सीमित रही थी। हरित क्रांति का प्रभाव पूरे देश में नहीं फैल पाया था। इसलिए बाद में 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित थे। तो इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक विकास क्रम बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ खेती में सुधार के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि जब देश आज़ाद हुआ है तो आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ जो पहली पंचवर्षीय आई है, उस पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को हमने मुख्य लक्ष्य बनाया है और इसके तहत हमने बाद में जो है चकबंदी वगैरह है, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने के लिए हमने कार्यक्रम चलाए हैं। भूमि सुधार के अन्य कानून बनाए हैं, हालांकि उनमें ढील दी गई है, वो सफल उतरे नहीं रह सके हैं। फिर हमने 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेकर आए हैं, लेकिन हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का प्रभाव भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, पूरे भारत में इसका प्रभाव नहीं मिला है। बाद में 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनमें क्या है, सूखा, बाढ़, चक्रवात या आग या बीमारी के लिए फसल के बीमे का प्रावधान किया गया है। किसानों को कम दर पर ऋण मुहैया कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई है। इसके अलावा किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इसकी भी शुरुआत की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए एमएसपी, जिसको न्यूनतम सहायता मूल्य कहा जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है, ताकि किसान जो है मजबूरी में बिचौलिए या फिर दलालों को अपनी फसल कम कीमत पर ना बेचते हैं और उनका शोषण ना हो। इसलिए सरकार ने एमएसपी और लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा सरकार करती है, ताकि किसान जो है बिचौलिए या दलालों से बचे रहें। अब आगे है भूदान या फिर ग्रामदान। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूदान या ग्रामदान का जो टॉपिक है ये इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इतिहास के साथ साथ इसका भूगोल में भी महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जमीन के दान से संबंधित ये टॉपिक है, तो इसका भूगोल में भी यहाँ पर महत्व है। इसी वजह से इसका जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। भूदान ग्रामदान से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस या फिर जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो विनोबा भावे की गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। देखिए जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ चुके होंगे, महात्मा गांधी ग्रामीण कल्चर के हिमायती थे और स्टार्टिंग से ही यही चाहते थे कि ग्रामीण परिवेश को बढ़ावा मिले। गांधी जी का ऐसा विश्वास था कि भारत की वास्तविक झलक भारत के गांव में बसती है, यानी अगर हमें वास्तविक भारत को देखना है तो हमें भारत के ग्रामीण परिवेश को देखना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ऐसा मानते थे कि विकास की जो भी परियोजनाएं बनाई जाएं उनमें गांव को ध्यान में रखकर वो परियोजना बनाई जाएं, यानी कि उनमें परियोजनाओं का जो केंद्र बिंदु हो वो ग्रामीण परिवेश हो और ग्राम के स्तर से ही परियोजनाएं बनाई जाएं, ग्राम के लोगों का विकास किया जाए। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ग्राम स्वराज का मतलब होता है कि ग्रामीण स्तर पर ही लोग अपना शासन कार्य खुद संभालें, लोग अपनी जो भी परेशानियां हैं खुद से सॉल्व करें। और आगे चल के आपने देखा होगा कि पंचायती राज के रूप में जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी ये पूरी भी हुई। तो गांधी जी के मरने के बाद इनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए
विनोबा भावे ने पूरे देश की यात्रा की है, पूरे देश की पदयात्रा की है। जब विनोबा भावे एक बार आंध्र प्रदेश के एक गांव में, यानी कि यहाँ पर पोचमपल्ली गांव है, यहाँ पर अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी यहाँ पर कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। क्योंकि विनोबा भावे के पास उस समय आश्वासन के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा अधिकार भी नहीं था कि वो कह दें कि हम भूमि दान आपको देंगे, हम आपको भूमि प्रोवाइड करवाएंगे। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन को मुहैया करवाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो जिस समय विनोबा भावे जी ने आश्वासन दिया, उसी समय वहां पर एक किसान थे, वहां पर एक जमींदार थे, श्री रामचंद्र रेड्डी, ये उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की है। और इसे ही जो है भूदान के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पर वो जगह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव है। इसके अलावा यहाँ पर जो जमींदार जिन्होंने जमीन दान करने की पेशकश की है, श्री रामचंद्र रेड्डी, इनका भी नाम काफी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से भूदान स्टार्ट हुआ है। तो भूदान की परंपरा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुई है, फिर आगे ये चलती गई है। तो आगे चलकर कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा का पूरा गांव देने की पेशकश भी की है। तो इसे जो है ग्रामदान कहा गया है। हालांकि कुछ जमींदार ऐसे थे जो कि भूमि कानून से बचना चाहते थे। देखिए, एक भूमि सीमा कानून बनाया गया था, जिसके तहत जो जमींदार थे उस सीमा से अधिक जमीन नहीं रख सकते थे, बाद बाकी जमीन सरकार अधिग्रहित कर लेती थी। तो ऐसे जमींदारों को सरकार से अपना जमीन अधिग्रहण बचाने के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा दान करना पड़ता था। तो इसी मजबूरी की वजह से उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा दान कर दिया और बाद बाकी जमीन बचा ली। तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया ये भूदान ग्रामदान आंदोलन, इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसे रक्तहीन क्रांति कहा गया है। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है, इसको रक्तहीन क्रांति कहा गया है। इसके अलावा श्री रामचंद्र रेड्डी का नाम भी आता है। इसके अलावा वो गांव भी पूछा जाता है, कहां से भूदान स्टार्ट हुआ, है ना। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यह जो तथ्य है, ये जो भूदान ग्रामदान वाला टॉपिक है, न केवल इतिहास बल्कि भूगोल में भी समान रूप से महत्व रखता है। आगे यहां पर कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश की लगभग 2/3 आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। फिर भी कृषि का जीडीपी में योगदान जो है लगातार घटता जा रहा है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। यानी आज में जो वर्तमान के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुसार लगभग हमारी 52% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आपके जीडीपी में अंश है, वो 17 से लेकर 18% के बीच में है, यानी काफी कम है। देखिए, भारतीय कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे जतन किए हैं, बहुत सारे उपाय किए हैं। तो भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सुविधाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है, ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके। अब देखिए, यहां पर कुछ समस्याएं भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार जो भूमि का जो आकार है, जो लोगों की, किसानों की जो भूमि जोत है, उसका आकार छोटा हो रहा है। इसके अलावा गहन कृषि करने की वजह से जो भूमि पर उर्वरकों की लागत है वो बढ़ती जा रही है, यानी उर्वरता कम हो रही है। इस वजह से हमें अधिक से अधिक उर्वरक लगाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रासायनिक उर्वरकों की खपत जो है बढ़ रही है और किसानों को बर्डन भी बढ़ रहा है। तो रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से जो उत्पादन लागत है ये बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान जो है कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कृषि में रोजगार जो है काफी ज्यादा घट रहा है। आपने देखा होगा, एक लोगों की सोच बन गई है कि अगर हम अच्छा खासा पढ़ लिख लेंगे तो हम खेती नहीं करेंगे, तो हम कोई जॉब वगैरह करेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे। ऐसा लोगों की सोच बन गई है। ऐसी सोच इसी वजह से बनी है क्योंकि खेती में जितना इनपुट है, जितना लोग अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से लोगों की ऐसी सोच बन गई है कि अगर हम पढ़ लिख गए हैं, अच्छे खासी अगर हमारे पास डिग्री है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो खेती ना करके कुछ और हम करेंगे। ऐसा लोगों की धारणा बनती जा रही है। अब है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैसे तो वैश्वीकरण जो है इसको 20वीं शताब्दी की परिघटना माना जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण की शुरुआत यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ हो गई थी। यानी जिस समय भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ है,
उसी समय भारत जो है वैश्वीकरण के प्रभाव में आ गया था। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए हैं तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और यूरोपीय बाजारों में भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। भारत में इन व्यापारियों ने दक्षिण भारतीय किसानों को और ज़्यादा मसाले उपजाने के लिए और ज़्यादा मसालों की उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है, अग्रिम धनराशि भी दी है। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आज भी गर्म मसाले जो हैं ये भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। इसके अलावा जो अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। तो ब्रिटिश काल में मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग जो था ये भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फला फूला था। यानी कि मैनचेस्टर और लिवरपूल का जो भी सूती वस्त्र उद्योग है इसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर कपास जो है भारत से ही निर्यात की जाती थी। आपने देखा होगा कि 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी उसके बारे में बताया गया है कि इस क्षेत्र के जो किसान थे इन किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था और नील जो था ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था, क्योंकि नील से ये लोग जो थे सूती वस्त्र को रंगते थे। तो नील उपजाने की वजह से क्या था, नील उपजाने की वजह से इनकी जमीनें बंजर हो रही थी, ये खाद्यान्न फसलें पैदा नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर बाद में गांधी जी गए हैं, तो गांधी जी के जाने की वजह से यहाँ पर चंपारण आंदोलन की स्टार्टिंग हुई है। तो ये आंदोलन इतिहास का हिस्सा बन गया है। 1990 की बात की स्थिति देखें तो 1990 के दशक में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया है। हमारे 1991 में एक रिफॉर्म किया गया है जिसको LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। तो 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय कृषि जो है विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। देखिए बहुत सी चीज़ों में भारत जो है नंबर 1 है, यानी मसाले उगाने में, आपके जो भी दलहन फसलें उगाने में भारत नंबर 1 है। फिर भी भारत को जो है अन्य देशों के जो विकसित देशों के किसान हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और उनसे हम प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर कृषि को बहुत ज़्यादा सहायता दी जाती है, जबकि हमारे देश में सहायता देने के बावजूद भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो यहाँ पर जो सीमांत या फिर छोटे किसानों की स्थिति है इन्हें सुधारने पर जोर देना होगा। यानी सीमांत का मतलब जिनके पास बहुत ही कम या बहुत ही अल्प जमीन है, छोटे किसान का मतलब जिनके पास 2-3 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, ऐसे किसानों की स्थिति हमें सुधारनी होगी। अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। हरित क्रांति का भी प्रभाव जो है भारत के सभी किसानों को नहीं प्राप्त हुआ। भारत के सभी किसानों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला। भारत के कुछ ही प्रांत जो थे इसके प्रभाव में रहे, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उन्हें इसका लाभ मिला। बाद बाकी राज्य इससे अछूते रह गए। तो हरित क्रांति के दौरान रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। जल भृतों के सूखने और जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। देखिए चूंकि हरित क्रांति के दौरान अत्यधिक सिंचाई की गई, इसके अलावा रसायनों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण था वो दूषित हो गया। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि हमने अत्यधिक पानी जब निकाला है तो जल भृत जो थे वो सूखने लगे, जैव विविधता जो थी वो विलुप्त होने लगी, क्योंकि यहाँ पर खेती वाली जमीन का प्रसार किया गया। इसकी वजह से जंगल वगैरह काटे गए तो जैव विविधता विलुप्त होने लगी और अत्यधिक सिंचाई की वजह से भूमि का लवणीकरण हुआ, तो भूमि का निम्नीकरण भी हुआ है। आज जो है जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि ऐसे बीजों को विकसित करना है जिनमें हमें कम पानी लगाना पड़े, जो आपके कीट प्रतिरोधी भी हों, यानी जिनमें आसानी से कीड़ा ना लगे, जल्दी से मरे ना, सूखे के प्रति प्रतिरोधी हों। ठीक है, तो इस तरह के बीज उपजाने के लिए हमें क्या करना है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत बीजों की जो आनुवांशिकी है उसको परिवर्तित कर देना है, जिससे क्या है, जिससे कि एडवांस किस्म के बीज विकसित हों। और ऐसा हो भी रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि तमाम जो है जेनेटिक किस्म के जो बीज हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, जिनसे पैदावार अच्छी खासी होती है। हालांकि उनके लाभ के साथ साथ उनके जो है हानियां भी हैं। उनसे जितने लाभ हैं उससे ज़्यादा उनसे हानियां भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज की डेट में ऑर्गेनिक खेती का चलन ज़्यादा है, कार्बनिक कृषि का चलन जो है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती है या उर्वरकों और कीटनाशकों, यानी कि जो आपके कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशक हैं, इनके बिना की जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक उर्वरक और प्राकृतिक कीटनाशक जो है वही इस्तेमाल किए जाते हैं। कृत्रिम या कारखानों में बने हुए जो उर्वरक या कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। तो इस वजह से इसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा, स्वच्छ माना जाता है, पर्यावरण का हितैषी माना जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो आज आप देख रहे होंगे, चूंकि हमारे यहाँ जो भूमि का जोत है उसका आकार लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जो है उस पर पुश्तैनी अधिकार होता है, यानी पिता से बेटे को भूमि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, हस्तांतरित की जाती है। इसी वजह से भूमि की जोतों का आकार लगातार कम होता जा रहा है। यानी मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे थे,
तो उसकी जमीन 2 बेटों में बट गई। अब 2 बेटों के भी यहाँ पर 2 बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए, तो ये जमीन कितनी, जमीन तो उतनी कुछ नहीं रही, लेकिन ये फिर से 4 बेटों में बट गई। तो ऐसे करके जो भूमि की जोत है इसका आकार लगातार कम होता जा रहा है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग जो हैं लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। यानी इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए। सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अधिकांशतः खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, केवल खाद्यान्न फसलों पर ध्यान देते हैं। हमें खाद्यान्न फसलों के अलावा जो आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं वो भी उपजानी चाहिए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। तो खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। फलों, औषधि पौधों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा और जोजोबा जो है ये बायोडीजल फसलें बोली जाती हैं। फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर हमें कुछ अगर अन्य फसलें उगाएंगे तो उनमें जो है हमारी खाद्यान्न फसलों की तुलना में कम पानी लगता है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और लाभ ज्यादा होता है। तो हमें उन फसलों पर भी फोकस करना चाहिए जिससे कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस सीरीज से संबंधित वीडियो के जो नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो आप लोग अब नोट्स मत बनाइए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर जाकर जो भी ज्योग्राफी की सीरीज है उससे संबंधित आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।